हाँ, तो हम लोग जो है पिछले क्लास तक आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े थे, नहीं याद है? आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग पढ़े थे। है ना? और यहां पे पढ़े थे पीवी इजिकल टू एन आर टी, है ना? और ये आर के ऊपर मैं बार लगा देता हूं, क्यों? क्योंकि बताया था मैं, अगर यहाँ पे प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, अगर मोल यूज करते हैं, ये मोल अगर यूज है तो ये कैसा गैस कांस्टेंट कहलाता था? यहां पे अगर मोल यूज करते थे तो कैसा गैस कांस्टेंट था? ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट था। और अगर हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, पीवी इजिकल टू एम आर टी, और आर जब यहां पे मास यूज करते हैं, ये मास ऑफ गैस है, तो अगर ये मास ऑफ गैस होगा तो ये कौन सा गैस कांस्टेंट है बताओ? कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है। कैसे आया? तो हम लोग मोल को क्या लिखते हैं? एम को, एन को क्या लिखते हैं? एम मतलब मास और बटे मोलिकुलर मास, है ना कि नहीं? तो इस जब हम इस मोल को मास बटे मोलिकुलर मास में लिखेंगे तो जब इस यूनिवर्सल को भागा देना पड़ेगा, किससे? मोलिकुलर मास। नहीं, तो जब हम यूनिवर्सल को भागा देते हैं किससे? मोलिकुलर मास से, तो ये कौन सा गैस कांस्टेंट बन जाता है? कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट बन जाता है ना? ठीक है ना? मतलब समझ रहे हो बात को? देखो ना यहाँ पे इसको लिख दिए ऐसे, पीवी इज इक्वल टू इस मोल को एन मास बटे मोलिकुलर मास आर इंटू टी, यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये मास इधर अलग कर दिए, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, अब बटा में क्या आएगा? ये एम, यहाँ पे टी हो गया, है ना? पी भी यही पी, इसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का क्या मतलब बताए थे? हर एक गैस के लिए क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट सभी गैस के लिए क्या होता है? सेम होता है। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट क्या होता है? हर एक गैस का अलग अलग वैल्यू होगा। कैसे मिलेगा वो वैल्यू? मान लो मुझे नाइट्रोजन के लिए चाहिए, तो कैसे मिलेगा? तो यूनिवर्सल वाले आर को भागा देगा किसके? मोलिकुलर मास से, नाइट्रोजन के मोलिकुलर मास से। जैसे यूनिवर्सल का वैल्यू कितना होता है पता है ना? 8.31, है ना? किलो जूल पर मोल पर केल्विन होता है। नहीं, क्या होता है? किलो जूल पर मोल पर केल्विन होता है कि नहीं होता है? अब सोचो, मुझे कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, क्या करेंगे हम? तो 8.31 अब भागा देंगे मोलिकुलर मास से। नाइट्रोजन का चाहिए तो नाइट्रोजन का मोलिकुलर मास 28 होता है ना? ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास 32 होता है ना? तो जिसके लिए चाहिए, तो अगर मोल यूज कर रहे हैं ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। हम कौन सा गैस कांस्टेंट यूज करेंगे? यूनिवर्सल। लेकिन अगर मास दिया रहे तब क्या यूज करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक यूज करेंगे। नहीं, हम चाहें तो इस वॉल्यूम से भागा दे सकते हैं मास को। तो अगर इसी को अगर मैं चाहूं तो यहां से बताया हुआ था कि P बराबर कितना लिख सकते हैं? तो मास को भागा दिए किससे? वॉल्यूम से, और लिख दिए RC इंटू टी। तो ये P बराबर कितना आ गया? मास बटे वॉल्यूम, डेंसिटी R इंटू टी, है ना? ये जो प्रेशर है बराबर रो आर टी हो गया। नहीं, ये R कौन सा कांस्टेंट है? कैरेक्टरिस्टिक से। समझ में बात? तो ये कौन सा गैस था? आइडियल गैस था, है ना? और आइडियल गैस में हम लोग एजम्पशंस बताए थे ना, क्या क्या होता है आइडियल गैस का? कोई मोलिकुलर में अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं होता है, मोलिकुलर का साइज बहुत ही छोटा होता है ना? बहुत कम वॉल्यूम में क्वाई करता है, उसका कोलिजन के कारण प्रेशर में कोई चेंज नहीं होता। ये सब बताए थे ना कि नहीं बताए थे? तो ये सब बताए थे हम, है ना? एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस है आइडियल गैस के लिए, कंडीशंस फॉर आइडियल गैस। पता है क्या आइडियल गैस का सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? कि प्रेशर क्या होना चाहिए? बताओ यार, लो। बताए थे ना कि ये जो सब वैलिड है, कितने प्रेशर पे वैलिड है? लो प्रेशर पे। और टेम्परेचर को क्या रखना पड़ेगा मुझे? हाई रखना पड़ता है। अगर मैं प्रेशर को लो कर दूं और टेम्परेचर को क्या कर दूं? हाई कर दूं, तो गैस मेरा बहुत अच्छे से आइडियल इक्वेशन को फॉलो करेगा और कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, है ना? लेकिन ये थोड़ा सा तुम लोगों के दिमाग से ऊपर की चीजें हैं कि प्रेशर लो, टेम्परेचर हाई, है ना?
लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर पहले जितना मैं पढ़ाया हूं उसको अच्छे से पढ़ के आए हो और अभी जो मैं इसके रियल गैस को पढ़ाऊंगा, है ना, उसको समझोगे तो मैं एक कर्व तुमको बताऊंगा और उस कर्व के माध्यम से, उस कर्व के सहायता से इजीली मैं तुमको समझा दूंगा कि मैं प्रेशर को लो और टेम्परेचर को हाई क्यों ले रहे हैं, है ना। फिर आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये था आइडियल गैस इक्वेशंस, है ना, ताकि आप लोगों को पता है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? रियल गैस इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और उसके बाद डीपीपी 9 सोल्व करने वाले हैं। यही बताए थे कि डीपीपी 9 सोल्व करेंगे और रियल गैस इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं रियल गैस इक्वेशन, है ना, जिसका नाम है वंडर वाल्स गैस इक्वेशन। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो हम लोग उसको लिखते हैं। चलिए तो हेडिंग लगाइए, है ना, रियल गैस, कॉन्सेप्ट ऑफ रियल गैस। और कॉन्सेप्ट ऑफ रियल गैस में हम लोग इक्वेशंस पढ़ेंगे वंडर वैंडर वाल्स गैस इक्वेशन। हालांकि बच्चा लोग रियल गैस इक्वेशन बहुत होता है, तो वंडर वाल्स में हम लोग 2 कांस्टेंट इक्वेशन पढ़ते हैं। इसमें 2 कांस्टेंट इक्वेशन है, ये 2 कांस्टेंट इक्वेशन, 3 कांस्टेंट इक्वेशन, बहुत सारा अलग अलग प्रेशर के लिए, अलग अलग रेंज के लिए हम लोगों को ये पढ़ना होता है, ठीक है ना। इसमें 2 कांस्टेंट कौन सा होगा? ए और बी होगा, ठीक है ना। चलो हम लोग देखते हैं, है ना। तो क्या होता है कि रियल गैस इक्वेशंस, है ना, रियल गैस इक्वेशन, है ना, फॉर 2 कांस्टेंट, है ना, इज गिवन बाय वैंडर वाल्स, है ना, एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज ऐसे लिखा जाता है, सुनना ध्यान से, एक्सप्रेस्ड एज, है ना, किसके लिए? फॉर एन मोल के लिए। किसके लिए मैं लिख रहा हूं? किसके लिए लिख रहा हूं? एन मोल इक्वेशंस के लिख रहा हूं, है ना। क्या लिखेंगे? P प्लस एन स्क्वायर ए बाय वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन इंटू बी बराबर एन आर टी। दिस इक्वेशन इज नोन एज वंडरवाल गैस इक्वेशन फॉर रियल गैस। वंडरवाल गैस इक्वेशन फॉर रियल गैस। कई को कांस्टेंट है? देखो ध्यान से, इक्वेशन में साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। कई को कांस्टेंट है? ए और बी, है ना। एन क्या है? नंबर ऑफ, एन क्या है? नंबर ऑफ मोल है, वेरी गुड। वी क्या है? वॉल्यूम है। पी क्या है? प्रेशर है ना। ये भी वी वॉल्यूम है, ये भी वी वॉल्यूम है। ऐसा लिखा जाता है। मैं बताता हूं क्यों लिख रहे हैं, है ना, एक एक चीज समझाएंगे हम लोग। फॉर 1 मोल बता सकते हो तुम लोग? फॉर 1 मोल बताओ तो। अगर 1 मोल होता तो एन की वैल्यू कितनी करते हैं? तो क्या हो जाता है इक्वेशन? हाँ, ये हो जाता है इक्वेशन ऑफ रियल गैस या वंडरवाल्स गैस इक्वेशन। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ना तुम लोग पहले आराम से समझते हो, है ना, तो समझो, है ना। हम लोग लिख रहे हैं सिग्निफिकेंस। किसका सिग्निफिकेंस पता करना चाह रहे हैं? ए का। कै को कांस्टेंट है इसमें? 2 गो है, ए और बी, है ना। तो हम लोग सिग्निफिकेंस पहले ए का पता करेंगे, फिर सिग्निफिकेंस किसका पता करेंगे? बी का पता करेंगे, और हम लोग का इक्वेशन पता चल जाएगा कि क्यों। देखो तो ऐसे पी भी बराबर एनआरटी है कि नहीं है? पी भी बराबर एनआरटी है कि नहीं है? लेकिन पी नहीं है, पी प्लस समथिंग है, और भी नहीं है, भी प्लस, सॉरी, भी माइनस समथिंग है ना। तो हम लोग समझते हैं। ओके, तो हम लोग बउआ, ये तो हो गया रियल गैस इक्वेशन फॉर वंडरवाल्स। डाइट्रिसी है, रेडली कॉन्ग है, बर्थेलॉट है, ये सब आगे इंजीनियरिंग में आप लोग को पढ़ना है। 2 कांस्ट में ही 3-4 इक्वेशंस और पढ़ना है, ठीक है। तो वो सब जरूरत है नहीं, हम लोग को 11-12 के लिए इक्वेशन सेटिस्फाइड है। अब देखो आराम से, बहुत ही अच्छे से ए और बी के सिग्निफिकेंस को समझना,
ठीक है ना। आप मुझे बताओ कि सर आपने बताया था कि अगर कोई कंटेनर में गैस रखा हुआ है तो सर ये जो गैस है ना ये कैसा मोशन में है बच्चा लोग, बालक बताओ। रैंडम मोशन है, ठीक, वेरी गुड सर, ये रैंडम मोशन है सर, बहुत अच्छी बात है, रैंडम मोशन है। लेकिन सर आपने बताया था कि इस गैस का जो कोलिजन है और कोलिजन के कारण जो दीवार पे प्रेशर लग रहा होगा, सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आराम से ना। अगर इस थ्योरी को यानी सिग्निफिकेंस ऑफ ए और सिग्निफिकेंस ऑफ बी को अगर अच्छे से समझोगे तो काइनेटिक थ्योरी का जो डेरिवेशन है वो करने में बड़ा आसानी होगा। आप लोग मुझे बताओ कि जब ये मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करेगा तो क्या दीवार से टकराएगा, बोलिए हाँ या ना। तो अगर ये दीवार से टकराया तो वापस आएगा कि नहीं आएगा, तो मोमेंटम में चेंज होगा कि नहीं होगा, बोलो। अरे मोमेंटम में चेंज होगा ना, किसके मोमेंटम में चेंज होगा, मॉलिक्यूल्स का, गैस का, पार्टिकल्स का, होगा कि नहीं होगा। अब तुमको पता नहीं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है, नहीं पढ़े हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स होता है। इसका मतलब सर ये जो मॉलिक्यूल्स है ना सर, ये सब गैस के जो कंटेनर है उसके दीवार पे फोर्स लगा रहा है सर, हाँ या ना, और आपस में भी कोलिजन होकर सब फोर्स लगा रहा है एक दूसरे पे, हाँ या ना। अच्छा, अब तुमको पता है कि अगर इस फोर्स को इस कंटेनर के दीवार के एरिया से भागा देंगे तो प्रेशर बन जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो जाता है, प्रेशर हो जाता है ना। ये रियली में ऐसा हो रहा होगा, ये रियली में हो रहा होगा ना। लेकिन हम लोग आइडियली क्या बोले थे, इसका ना दीवार पे कोलिजन के इफेक्ट को हम कंसीडर नहीं करते। लेकिन क्या रियली में ऐसा है, रियली में गैस कैसा मोशन है, ये पूरा का पूरा गैस दीवार पे क्या लगा रहा होगा, फोर्स। अब फोर्स के कारण क्या जनरेट हो रहा होगा, प्रेशर। तो हम लोग एक्चुअली में जितना प्रेशर इस गैस के मॉलिक्यूल्स का ले रहे हैं हकीकत में उससे थोड़ा सा तो ज्यादा है, बोलो। हकीकत में तो थोड़ा सा उससे क्या है, ज्यादा है ना। किसको नेगलेक्ट कर रहे हैं, किसके कारण प्रेशर को नेगलेक्ट कर रहे हैं, कौन से प्रेशर को हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, कोलिजन के कारण दीवार पे जो लगा रहा है दबाव, कौन, पार्टिकल्स, उसको हम आइडियल वाला में कंसीडर कर रहे थे, नहीं ना। तो आइडियल वाला में प्रेशर कितना ले रहे थे, P प्लस समथिंग की सिर्फ P, सिर्फ P। लेकिन हकीकत में कोलिजन हो रहा है और कोलिजन के कारण जो हम लोग प्रेशर कंसीडर कर रहे हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा ना। तो रियल में जब हम देखेंगे तो इस कोलिजन के कारण प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, मुझे कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसलिए प्रेशर P होगा कि P प्लस समथिंग होगा, होगा ना, P प्लस समथिंग। इसलिए प्रेशर कितना हुआ, P प्लस एक कांस्टेंट है ना, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटली सब लॉजिकली लिखा गया है, अलग अलग रेंज ऑफ प्रेशर के लिए, अलग अलग रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए। तो हम लोग लिखने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ए, है ना। तो हम लोग लिखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ए, समझ गए ना कि नहीं। अब इसको लिख लेते हैं ना, तो लिखिए सिग्निफिकेंस ऑफ ए। तो लिखोगे कि, है ना, फॉर आइडियल कंडीशन, for ideal condition the collision with the wall of container, the collision with the wall of container, है ना, is negligible, is negligible, but in reality है ना, this collision with
with wall exert some pressure, exert some pressure, ठीक है, due to change in momentum, exert some pressure due to change in momentum, ओके है ना, and hence the actual pressure of gas, the actual pressure of the gas for n mole, for n mole is given by कितना, P प्लस एन स्क्वायर ए बटे वी स्क्वायर। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है, उतार लिए ना, हाँ है ना, लिखोगे सिग्निफिकेंस ऑफ बी, सिग्निफिकेंस ऑफ बी। अब ये भी बहुत आसान है, ये तो उससे भी आसान है। देखो क्या, एकदम आराम से सुनो, है ना, एक बार सुन लोगे समझ लोगे, लगभग याद हो जाएगा। मैं तुमको बोला था कि ये जो मॉलिक्यूल्स है इसका साइज जो है ना वेरी वेरी स्मॉल है, यानी क्या इसको बोले थे, नेग्लिजिबल बोले थे क्या? अरे नेग्लिजिबल बोले थे ना, किसके साइज को? हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता था बउआ, बताओ, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता था? जो कंटेनर का वॉल्यूम होता था ना वही वॉल्यूम ऑफ गैस होता था, हाँ या ना, बोलिए। वॉल्यूम ऑफ गैस क्या लेते थे? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है बच्चा कि सुनो ध्यान से, है ना, कि सर ये जो कंटेनर है आपका, इसमें सर जो मॉलिक्यूल्स है, छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स है सर, तो सर आप तो इस कंटेनर का वॉल्यूम, गैस के वॉल्यूम को इसलिए ले रहे हैं कि इस गैप बहुत, एक गैप जो है ना बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ये गैप यानी डी ले लेते हैं, इसके रेडियस से बहुत ज्यादा बड़ा है। किसके रेडियस से? किसके रेडियस से? मॉलिक्यूल के साइज वाला रेडियस नहीं, डायमीटर रेडियस है ना, उससे बहुत बड़ा है। किसके बीच का गैप? दो मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप नहीं। तो सर अगर इस मॉलिक्यूल्स को हम लोग, अगर इसके इस मॉलिक्यूल्स का सारे के सारे मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम अगर इकट्ठा भी करेंगे तो टोटल कंटेनर के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू क्या आएगा? बहुत मैं बताऊंगा, ये लगभग 0.014% के आसपास आता है। समझिएगा बात को, कितना परसेंट आता है? 0.014%। किसका वॉल्यूम है? ये सब मॉलिक्यूल्स को वॉल्यूम है, नहीं जो उस कंटेनर के अंदर है। लेकिन आप बताओ, रियलिटी में जो गैस का वॉल्यूम है वो कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर है कि कंटेनर के वॉल्यूम से थोड़ा सा कम है? बराबर है, थोड़ा सा कम नहीं है। क्यों? कितना कम है? हम इसको देखिए नहीं रहे, हम इसको मानिए नहीं रहे कि है, लेकिन रियली में है ना वो। तो इतना जगह तो मॉलिक्यूल छेक लिया, इतना जगह तो मॉलिक्यूल छेक लिया, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स, यानी इस कमरा में हम लोग को ऐसे खुला आंख से हवा का मॉलिक्यूल्स दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर हम बहुत माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो छोटा छोटा हमको मॉलिक्यूल्स दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा? तो अगर सारे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर लेंगे तो उसका कुछ तो वॉल्यूम होगा जरी मनी भाई। तो इस कमरा का टोटल हवा का वॉल्यूम में से उस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कुछ घटाएंगे तभी तो रियल वॉल्यूम मिलेगा ना, कि नहीं? ये छोटका छोटका पार्टिकल्स के वॉल्यूम को हम क्या मान के चले हैं? नेग्लिजिबल मान के चले हैं। लेकिन ये छोटका छोटका पार्टिकल्स का कुछ तो वॉल्यूम है ना, कितना परसेंट है टोटल का? इतना तो है ना, जिसको तुम क्या मान के चल रहा था? हाँ,
लेकिन रियली में क्या है ये? तो एक्चुअली में जो हम टोटल वॉल्यूम भी ले रहे हैं वो क्या भी लेना चाहिए कि भी से थोड़ा सा कम लेना चाहिए? समझ में आया बात कि नहीं? तो हम लोग लिखते हैं इसको सिग्निफिकेंस ऑफ बी में, है ना? तो लिखोगे ना कि आइडियली the size of particles of gas, ideally the size of particles of gas is very very small. very very small, है ना? with respect to the intermolecular distance, with respect to intermolecular distance, with respect to intermolecular distance. मैं बताता हूं कैसे. intermolecular distance जो है ना, मतलब d की वैल्यू मैं बोल रहा हूं, ये लगभग 10 के पावर -9 मीटर के आसपास होता है. बट रेडियस पता है कितना होता है? रेडियस ऑफ पार्टिकल्स कितना होता है? लगभग 10 के पावर -15, -12, -14 के आसपास होता है. अब अगर इसको तुम देखेगा 9 6 15, 10 लाख गुना कम है. किसका साइज? मॉलिक्यूल्स का. किससे? यानी कि मॉलिक्यूल के साइज से दो पार्टिकल का डिस्टेंस कितना गुना ज्यादा है? 10 लाख गुना ज्यादा है. 10 के पावर 6 गुना ज्यादा है. समझ में आया बात? इसलिए इसके वॉल्यूम को हम क्या करके चल रहे हैं? नेग्लिजिबल मानकर चल रहे हैं. ठीक है. हाँ, तो हम लोग क्या लिख रहे थे कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स. नहीं, हाँ, एंड हेंस it acquire very less volume, है ना? अप्रॉक्स कितना परसेंट बताओ? 0.014%. किसका? ऑफ टोटल वॉल्यूम. ठीक है ना? हेंस लिखा, ये लिख लिया. हेंस इट एक्वायर वेरी वेरी, क्या है? एक्वायर वॉल्यूम ना, वेरी वेरी स्मॉल वॉल्यूम, वेरी वेरी स्मॉल वॉल्यूम, अप्रॉक्स 0.014%. किसका? ऑफ टोटल वॉल्यूम का. ये किसका वॉल्यूम लिए हैं हम लोग? ये जो वॉल्यूम लिए हैं किसका वॉल्यूम है? बोलो, ये किस चीज का वॉल्यूम है? पार्टिकल्स का, है ना? तो अब टोटल वॉल्यूम भी है कि भी से कम है? हाँ, तो लिखोगे ना. हाँ, तो लिखोगे ना कि फॉर रियल गैस एजम्पशन, है ना, रियल गैस एजम्पशंस, है ना, द गैस, जब द वॉल्यूम इज टेकन एज कितना? बताओ कितना लिया जाता है? V माइनस N इंटू बी. तो ये सिग्निफिकेंस हो गया किसका किसका? ए का एंड बी का. ठीक है जी. सिग्निफिकेंस हो गया किसका किसका? ए और बी का. और कौन सा गैस हो गया? ये रियल गैस हो गया, जिसका नाम क्या है? वंडरवाल गैस इक्वेशन है. नहीं, समझ में आ गया बात? ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है. अगर पार्टिकल्स का कोलिजन हो रहा है दीवार के साथ, मॉलिक्यूल के साथ, तो कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर तो जनरेट करेगा ही करेगा. जो हम लोग मान करके नहीं चल रहे थे, उसके अंदर पार्टिकल्स है तो उसका कुछ तो उसका वॉल्यूम होगा. उसको भी हम लोग क्या मान कर चल रहे थे? नेगलेक्ट मान के चल रहे थे. लेकिन अगर रियल गैस पढ़ रहे हैं तो हमें वो दोनों को क्या करना पड़ेगा? कंसीडर करना पड़ेगा. ठीक है. तो ये रहा आपका
वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन, है ना। आपको इतना मैं समझा दिया हूं, लेकिन सिर्फ आप इक्वेशन याद रखोगे और वैल्यू याद रखोगे तो काम चल जाएगा, है ना, क्वेश्चन बनाने के लिए। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो क्वेश्चन बनाने के लिए ये सब कॉन्सेप्ट भी जानना जरूरी है। चलिए भाई, है ना। तो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे या तो फाइंडिंग करेंगे कांस्टेंट का, है ना। तो वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए एंड बी एंड क्रिटिकल वैल्यू, है ना। तो लिखोगे क्रिटिकल प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। है ना। तो क्या होता है कि इट कैन बी अंडरस्टैंड, है ना, बाय ड्रॉइंग एंड्रयूज कर्व, है ना, बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, है ना, ऑफ फेजेज ऑफ सब्सटेंस। चल अब ध्यान से समझना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सारा बच्चा लोग देखो, मैं चाहूं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं, काम चल जाएगा। तो मैं फॉर्मूला तो लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इसको तुमको आराम से पहले क्लियर करूं या समझाऊं, ये एंड्रयूज कर्व का मीनिंग क्या है और हम क्यों क्रिटिकल की वैल्यू पढ़ते हैं, है ना, और क्यों ये सब पढ़ते हैं, है ना। तो जरा सा शांति से समझना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं। दो को एक्सिस दिख रहा है ना, ये कौन सा एक्सिस है? प्रेशर और वॉल्यूम का एक्सिस है। अब देखो, मैं एंड्रयूज कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है ना। कुछ ऐसा लाइन होता है, ऐसा मैं ड्रॉ कर देता हूं। ऐसा मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये कर्व है। अब समझना इसका मीनिंग क्या है। ये जो लाइन है ना, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड लाइन। सैचुरेटेड लाइन, सैचुरेटेड समझते हैं आप लोग? सॉल्यूशन तो पढ़े होंगे आप लोग, सैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़े होंगे, सुपर सैचुरेटेड पढ़े होंगे, अनसैचुरेटेड पढ़े होंगे। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? आए? मतलब किसी भी एक फेज का अल्टीमेट लिमिट, किसी भी एक फेज का अल्टीमेट लिमिट, है ना। अगर उस लिमिट को हम क्रॉस करेंगे तो सब्सटेंस अपनी सॉल्यूशन अपना फेज को क्या कर देगा? चेंज कर देगा, यही ना। सब्सटेंस अपने फेज को क्या कर देगा? चेंज कर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे समझने के लिए। मैं सैचुरेटेड लाइन लिख रहा हूं, ये पता है, ये सैचुरेटेड वेपर का लाइन है। राइट साइड वाला क्या है? सैचुरेटेड वेपर है, और लेफ्ट वाला जो है ना, वो सैचुरेटेड लिक्विड है। यहां पे इसके और एक सैचुरेटेड सॉलिड भी होता है, सैचुरेटेड सॉलिड, इसको सॉलिडस लाइन भी बोलते हैं। लेकिन मैं अभी तुम लोगों को सॉलिडस लाइन के चक्कर में नहीं और कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। अभी मैं एकदम सिंपल सा बता रहा हूं। तुम ऐसा सोच कि आई देखो, ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और सैचुरेटेड सॉलिड लाइन एक जाकर के टॉप पॉइंट पे मिल रहा है ना। दिस इज योर क्रिटिकल पॉइंट। यही कौन सा पॉइंट है? यानी एक ऐसा पॉइंट जहां पे सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और सैचुरेटेड वेपर लाइन क्या हो रहा है? मिल रहा है। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट, है नहीं। यानी कि क्या लिख सकते हैं हम लोग क्रिटिकल पॉइंट में? क्रिटिकल पॉइंट में क्या लिख सकते हैं? क्रिटिकल पॉइंट में
द पॉइंट वेयर सैचुरेटेड liquid line and saturated vapor line meet, जहां पे क्या होता है, मिलता है। क्या यही डेफिनेशन है? और भी डेफिनेशन है, हम लोग समझते कोशिश करते हैं। जानते हो क्या है इधर इस तरफ कौन सा, ये कौन सा रीजन, इधर क्या रहेगा बताओ? लिक्विड रहेगा। इस लाइन के दाएं तरफ क्या रहेगा? सब वेपर रहेगा, है ना? अच्छा, आ रहा है ना सब कुछ क्लियर में? आ रहा है ना? कट नहीं रहा ना? चलिए, और इसमें पता है क्या, ये वाला रीजन क्या है? ये वेपर प्लस लिक्विड है। बहुत अच्छा, बड़ा मजा आएगा ये समझोगे तब। देखो मैं क्या बोला, आराम से समझना। ये कंप्लीट सैचुरेटेड लिक्विड का लाइन है, यानी इस लिक्विड लाइन से थोड़ा सा भी दाएं तरफ जाएगा तो वेपर मिलना शुरू हो जाएगा, यानी लिक्विड क्या बनना शुरू कर देगा। हां, यही मेरा कहने का मतलब है कि लिक्विड क्या चीज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा? वेपर में। क्या पूरा पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया? नहीं, लेकिन जैसे जैसे इस लाइन से दाएं तरफ जाएंगे लिक्विड की वैल्यू क्या होती जाएगी? कमती जाएगी। अब वेपर की वैल्यू, बॉइलिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बॉइलिंग हो रहा है ना? नहीं हो रहा है। ये कौन सा लाइन है? सैचुरेटेड लाइन है। किसका सैचुरेटेड लाइन है? लिक्विड का। तो इस लाइन से दाएं तरफ जाएंगे तो क्या होगा? वेपर बनना शुरू हो जाएगा। तो लिक्विड घटते जाएगा और वेपर बढ़ते जाएगा। समझ में बात को? बढ़ते 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 इस लाइन पे पहुंच गए। क्या हो चुका है? पूरा का पूरा लिक्विड क्या बदल चुका है? वेपर बन चुका है। नहीं, अब इसके बाद इधर और जाएंगे तो कौन सा? सुपर हीटिंग याद है तुम लोग को बताए थे? सुपर हीटिंग, जब 100 डिग्री के बाद किसी गैस को हीट करते तो क्या बोलते हैं उसको? सुपर हीटिंग बोलते। नहीं, तो यही मेरा कहने का मतलब है। तो ये सैचुरेटेड लाइन है कि नहीं है? ये लाइन बाउंड्री है। इस लाइन से दाएं तरफ जाओगे तो गैस मिलेगा, आप थोड़ा सा भी बाएं आ जाओगे तो क्या क्या मिलेगा? गैस भी मिलेगा और लिक्विड भी मिलेगा। नहीं, देखो ना यहां पे वेपर भी है और क्या चीज है? और इधर आओगे सर, इधर आओगे सर, तो इसके लेफ्ट में क्या मिलने वाला है मेरे को? और इसके राइट में क्या मिलने वाला है ना? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड यही सब समझाया गया था ना, एक ऐसा लेवल या ऐसा लिमिट जहां से थोड़ा सा भी लिमिट को चेंज करोगे तो फेज क्या हो जाएगा? सॉलिड लिक्विड मिक्स हो जाएगा या लिक्विड वेपर हो जाएगा। क्या हो सकता है? लिक्विड वेपर एक साथ, सॉलिड लिक्विड एक साथ, और सॉलिड और वेपर एक साथ हो सकता है ना? 3 गो सैचुरेशन कि नहीं हो सकता है? तो यही देखो सैचुरेटेड लाइन। अब बात समझ में आया? तो लेफ्ट वाला कौन सा सैचुरेशन लाइन है? लिक्विड। राइट वाला, इसके दाएं तरफ कौन सी है? सब पूरा कंप्लीट वेपर। इसके बाएं तरफ कंप्लीट लिक्विड, इसके बीच में वेपर प्लस लिक्विड। समझ में आया बात? हाँ, अब समझ में आया। अब इधर आओ, सी पे आओ। सी के लेफ्ट में क्या है? और राइट में है ही नहीं, कोई बाउंड्री ही नहीं है सी के पास। कहां है सी? कौन सा पॉइंट है? एकदम कंप्लीट। हम डिफाइन कर पा रहे हैं कि कौन लिक्विड है कौन वेपर है? हमें पता ही नहीं चल रहा कि लिक्विड किधर है और किधर वेपर है। समझ में आया बात? देखो ना यहां पे लिक्विड और वेपर दोनों क्या है? एक ही फेज है। इधर ये देखो, इधर देखो, दोनों तरफ बात क्या है? बराबर है ना? वही कौन सा पॉइंट है? क्रिटिकल पॉइंट है। यानी कि एक ऐसा पॉइंट जिसके बियॉन्ड अगर चले गए, जिसके बियॉन्ड चले गए यानी उधर चले गए, तो गैस को हम लिक्विफाइड नहीं कर सकते हैं। इस पॉइंट के अगर दाएं इधर चले गए, ऊपर चले गए, तो गैस कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। समझना है बात को कि नहीं? उसी को बोलते हैं कौन सा पॉइंट? क्रिटिकल पॉइंट, है ना? तो हम लोग यहां पे जो डेफिनेशन लिखे क्रिटिकल पॉइंट का, क्या लिखे हैं कि द पॉइंट वेयर सैचुरेटेड लिक्विड लाइन एंड सैचुरेटेड वेपर लाइन मीट। ठीक है ना? लिख सकते हैं ना कि इट इज अ पॉइंट
beyond which gas cannot be क्या नहीं किया जा सकता है, लिक्विफाइड, है ना, एट गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर। यानी कि बउआ इसके बाद आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ऐसा लिख देता हूं, है ना, कि एट गिवन टेम्परेचर लिख देता हूं, है ना, बाय वेरिंग प्रेशर, ऐसा कर देता हूं मैं। किसी टेम्परेचर पे जब प्रेशर को आप वेरी करेंगे तो बाय वेरिंग प्रेशर, तो आप लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, उसको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। यहीं लिख देते हैं क्या भाई, द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एट क्रिटिकल पॉइंट इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर की अगर बात करें, क्रिटिकल टेम्परेचर की अगर बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एट क्रिटिकल पॉइंट इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, है ना, एंड द प्रेशर मेजर्ड एट क्रिटिकल टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल प्रेशर। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक डिफाइन कर लिया तो कोई भी डिफाइन कर सकते हो, है ना। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर डिफाइन हो गया तो क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम तो आराम से डिफाइन कर सकते हो गया। अब मैं चाहता हूं कि मैं यहां पे इस डायग्राम को बनाऊं, तो देखना ध्यान से, कौन सा फेज है बताना जी, कौन सा फेज है ये लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लिक्विड को कि गैस को? लिक्विड को। क्या बनना शुरू हो गया लिक्विड? आए वेपर, पूरा पूरा वेपर बन गया ना कि नहीं बन गया? बन गया। ऐसे इसको ले आओ, फिर आगे आओ, देखो तो जरा से इसके साथ क्या हो रहा है, कौन सा लाइन के साथ? तीसरा नंबर लाइन के साथ देखो क्या हो रहा है। लिक्विड बोल सकते हैं आप? नहीं बोल सकते। क्यों? कौन से पॉइंट से पास कर रहा है? हाँ, अगर लिक्विड होता सर तो पक्का बीच में कहीं लिक्विड से वेपर बनता, मिक्सिंग तो होता ना वेपर और लिक्विड का। कहीं भी है वेपर लिक्विड का मिक्सिंग? पहला लाइन में देखो तो लिक्विड था सर, लिक्विड से वेपर बनना शुरू होगा, वेपर बनते 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 पूरा वेपर बन गया। अब पूरा वेपर बन के क्या बन गया? इधर वेपर सुपर हीटेड हो गया, फिर सर लिक्विड आ रहा है। इसका देखो तो क्या हुआ है सर, एक ही फेज रह गया सर। इस सी से नीचे आया, सी से नीचे आएगा तब तो लिक्विड प्लस वेपर होगा ना। तो इसमें लिक्विड वेपर है तो हमेशा कौन सा फेज में है? एक ही फेज में है वेपर में। समझ में आया बात कि नहीं? तो अगर इधर इस वाला लाइन से, येलो वाला लाइन से अगर दाएं तरफ कोई गैस होगा, सुनना ध्यान से, येलो वाला लाइन से अगर दाएं तरफ कोई गैस होगा तो कौन सा फेज में रहेगा? हमेशा रहेगा ना वेपर में। उसी को गैस बोलते हैं। ये सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है। कौन सा टेम्परेचर है ये? कौन सा टेम्परेचर है ये? क्रिटिकल है। अब इस क्रिटिकल से ज्यादा टेम्परेचर पर अगर कोई गैस रहेगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा और बहुत अच्छे तरीके से गैसियस नेचर बिहेव करेगा। इसलिए आइडियल गैस के लिए टेम्परेचर हाई लिया था कि लो लिया था? टेम्परेचर क्या लिया था? हाई लिया था। टेम्परेचर क्या लिया था? हाई, ताकि प्रेशर को बदलने से गैस लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। अगर मान लो टेम्परेचर लो लेंगे और थोड़ा सा भी प्रेशर अगर
चेंज हुआ, प्रेशर मान लो बढ़ा दिया थोड़ा सा, तो गैस क्या चीज में बदल जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा। तो गैस का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फेल हो जाएगा ना। चलिए और इसको अच्छे समझाते हैं। पहले इसको उतार लीजिए, इतना इतना उतारिए, है ना। तो क्रिटिकल टेम्परेचर है ना, इट इज गिवन एज TC इज इक्वल टू 8A/27 RB, ऐसे दिया जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। फिर से ध्यान रखें, ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, क्या है, कांस्टेंट है ना, अभी पढ़े थे ना। उसी तरह से अगर क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया TC, तो क्रिटिकल प्रेशर हो गया, क्रिटिकल प्रेशर क्या हो जाएगा, द प्रेशर है ना एट क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है। और इसको हम लोग यहीं पे लिखे क्या, इट इज गिवन लिख देते हैं, इट इज गिवन एज PC बराबर A/27B² शायद दिया जाता है ना, A/27B², ठीक है। ये हो गया किसका वैल्यू, PC का, क्रिटिकल प्रेशर का। और एक और होता है क्रिटिकल वॉल्यूम, ठीक है। तो द वॉल्यूम एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर इज नोन एज क्रिटिकल वॉल्यूम, ठीक है ना। हाँ, तो लिख देते हैं इसको बगल में कहीं, यहां पे छुपा के लिख दें, या ऊपर मिटा सकते हैं क्या, तो क्रिटिकल वॉल्यूम। देखो ये डेटा, आपको डेटा वैल्यू फॉर्मूला याद रखना चाहिए, ठीक है ना। फॉर्मूला याद रखोगे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं सिर्फ किस लिए समझा दिया, ताकि आप लोग थोड़ा सा मीनिंग और फील इसको कर लो डायग्राम को, कि डायग्राम कहां पे क्या बोल रहा है। ये डायग्राम कुछ कुछ बोल रहा है तुमसे, वही समझाने के लिए मैं बता रहा हूं सिर्फ। तो क्रिटिकल वॉल्यूम भी लिख देते हैं, क्रिटिकल वॉल्यूम। तो द वॉल्यूम ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो VC की वैल्यू आपको ये सबसे सिंपल 3 × B होता है, 3 × B होता है। 27R × B, A/27B²। हैं, देखो तो बाबू, अगर वैल्यू ऑफ A लिखना चाहूं तो वैल्यू ऑफ B लिखता था पहले। वैल्यू ऑफ B लिखना चाहूं तो वैल्यू ऑफ B कैसे लिख सकता हूं, तो ये कितना है और ये कितना है, PC है ना जी। अगर मैं यहां पे से किसी A का वैल्यू निकाल के यहां रख देता हूं, रख सकता हूं कि नहीं, तो A का वैल्यू इसमें रख दो, तो पुट द वैल्यू ऑफ A है ना फ्रॉम 1 × 2। तो यहां A कितना हो जाएगा, A की वैल्यू बताओ तो कितना हो जाएगा, 27RB इंटू, अब बटा में यहां रख दीजिए, तो PC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक जगह पे बताइए, 27RB इंटू TC, अब बटा में 8, और यहां पे क्या लिख सकते हैं, 27B²। एगो B से एगो B खत्म, 27 से 27 खत्म, इधर B ले आओ, इधर PC भेज दो, तो B की वैल्यू कितनी आ गई, R/8 इंटू में TC, अपटा में यही आ रहा है क्या,
यही आ रहा है क्या बी का वैल्यू? देखो तो, अरे ए का यहां से निकाले ना, इसमें रख दिए यहां पे, तो बी का वैल्यू निकल गया। तो बी आ गया कांस्टेंट वैल्यू वंडरवॉल्स वाला में बी। और अगर बी निकल गया तो ए भी निकाल सकते हैं क्या? बोलो आए, कैसे निकाल सकते हैं? यहां रख देते हैं बी की वैल्यू, तो पुट यहीं लिख देता हूं मैं डायरेक्ट। इसीलिए ए बराबर 27 आर और टीसी रहने दे, और बटा में 8 भी रहने दे, और बी के जगह पर लिखो तो क्या, आर बटा 8 और सही, उसके बाद टीसी बाई पीसी कितना आया बउआ? 27 अब बटा 8 गुने 8 64, आर गुने आर आर स्क्वायर, टीसी गुने टीसी टीसी स्क्वायर बटा में पीसी। ये हो गया किसकी वैल्यू? ए की, है ना। तो फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस यू कैन इजिली फाइंड आउट ए एंड बी। अब इसमें तुमको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। कई गो फॉर्मूला लिखे अभी? 5 गो फॉर्मूला लिखे। कौन कौन बताओ? VC TC PC, एगो ए और एगो बी, है ना। VC 3B, है ना। TC 27A बाई RB, सॉरी 8A बाई 27 RB, और PC कितना बताओ? A बटे 27 B स्क्वायर, है ना। अब उसके बाद ये दोनों तो आपको याद रहेगा, अगर वो याद है तो। आप पिछला क्लास में कहां थे? आए? अरे कल कल घर से आए हैं? हो गया जी। आए? आपको पता है ना जी कि अगर हम चाहें तो प्रेशर को बढ़ा करके गैस को लिक्विड में बना सकते हैं, बताए थे ना। आप प्रेशर को घटा करके कम टेम्परेचर पे भी वेपर में बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते? बताए थे ना, कुछ कहानी याद है तुम लोगों को कि हवा में प्रेशर लो है जबकि इस हवा में वेपर है कि नहीं है। इस कमरा का टेम्परेचर कितना है अभी? 25 के आसपास, 30 होगा, 30, 32। क्या 32 डिग्री पे कभी पानी वेपर बनता है? नहीं ना। लेकिन इस कमरा में जो हवा है उस हवा में वेपर है कि नहीं है? है ना। तो वो वेपर का चीज का बना हुआ है? पानी का कि किसी और चीज का? पानी का। तो 32 डिग्री पे ही तो वो भी होगा ना वेपर, इस रूम में जो हवा है उसमें। तो कैसे बना? क्योंकि प्रेशर क्या है उसका? लो है। तो अगर प्रेशर, आप नॉर्मल टेम्परेचर पे भी लिक्विड से वेपर बदल सकते हो। तो लिक्विड से वेपर बदलने का कई गो तरीका? 2 गो। पहला तरीका टेम्परेचर को बढ़ा दीजिए प्रेशर को कांस्टेंट रख करके, या दूसरा तरीका टेम्परेचर को फिक्स रहने दीजिए, प्रेशर को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। तो काम क्या हो जाएगा? और चाहते हैं कि कोई भी चीज लिक्विड में जल्दी जल्दी वेपर में ना बदले, तब प्रेशर को क्या कर दीजिए आप? बहुत ज्यादा हाई कर दीजिए। तो वो कभी लिक्विड में कन्वर्ट, सॉरी वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा जल्दी। कुकर प्रेशर, प्रेशर कुकर देखे है ना, उसमें वही कहानी होता है। प्रेशर को क्या कर दिया जाता है? हाई बढ़ा दिया जाता है, ताकि पता नहीं क्या पढ़ते हो तुम लोग, बताए थे लेटेंट हीट, सेंसिबल हीट। जब लिक्विड में वेपर बदलेगा ना तो ज्यादा हीट लॉस होगा, लेटेंट हीट। इसलिए कुकर, प्रेशर कुकर में क्या किया जाता है? वेपर में कन्वर्ट होने
नहीं दिया जाता है, ताकि मैक्सिमम जो हम हीट दें गैस जलाने के बाद वो सबको सब किसको जाए, खाना को जाए। सेवन, आगे 16, 19, 19, 20, 20, 11 और 11 और कोई, तो पूरा बोल दो ना, 1 से लेकर के 20 तक सॉल्व कर देने। हाँ, अरे 1 से लेकर 20 तक सॉल्व करवा लो। क्या दिक्कत है? सात नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? द क्वांटिटी PV by KT represents PV by KT जो है ना, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इन द गैस, टोटल मास ऑफ द गैस, डेंसिटी ऑफ द गैस। बता बउआ, कन्वर्ट करने के लिए बताए थे कि नहीं? के बराबर कितना होता है? R बाई Na होता है। जल्दी बोलो। वेरी गुड। अब PV इक्वल टू कितना होता है? nRT होता है ना? होता है कि नहीं होता है? तो इसको लिखिए, कितना लिखिएगा? nRT। इसको कितना, के को क्या लिखिएगा? चलिए, बहुत अच्छी बात है। R बाई Na, आई इंटू में T ना, T से T, आई R से R, Na किधर चला गया? ऊपर। तो कितना हो गया? N इंटू Na। क्या चीज है ये? ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना जी। सर पढ़ाए हैं, मोल निकालने के लिए सिखाए हैं, मोल का फॉर्मूला निकालने सिखाए हैं। मास बटे मॉलिक्यूलर मास। एक और चीज, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बटे, अरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बटे एवोगाड्रो नंबर। नहीं सिखाए हैं? अरे नहीं सिखाए हैं क्या? पता नहीं सिखाए हैं कि नहीं सिखाए हैं। नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बटे एवोगाड्रो नंबर से भी निकलता है ना जी, कि नहीं निकलता है? तो वही तो है दोस्त। अगर n को Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो n नहीं आ जाएगा? ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और ये है एवोगाड्रो नंबर। समझ में आया कि नहीं आया? उतार लीजिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन उतारना है। अरे हेलो, उधर बना लिए, इधर एकदम कॉपी पढ़ो नहीं। पढ़ लोगे तो एकदम नुकसान हो जाएगा। ये सब पढ़ाए हो नहीं ना था? नहीं ना पढ़ाए थे? पढ़ाए थे। ओ, हम लोग का बिना पढ़ेले क्वेश्चन में दे दिए थे, है ना? 11 नंबर। An ideal gas has pressure P, volume V, absolute temperature T. If M is the mass of each molecule, देख रहे भाई, M क्या है? मास है। किसका है? ईच का मतलब कितना? कई मॉलिक्यूल? एक मॉलिक्यूल का मास M है ना? बहुत अच्छी बात है। चलो आगे चलते हैं, कहानी ट्विस्ट है। ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। K क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो
क्या बोल रहा है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। देन डेंसिटी ऑफ गैस पूछ रहा है तुमसे। डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस क्या होता है? डेंसिटी ऑफ गैस क्या होता है? हाँ, डेंसिटी ऑफ गैस होता है क्या? मास बटे वॉल्यूम होता है ना। और ये मास कई गो का है? एक मॉलिक्यूल्स का है। तो कैसे निकालेंगे? बताओ बच्चा लोग, बता लो आए, बोलो कैसे निकालेंगे? अच्छा एक काम करो, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी होता है। चलो अच्छी बात है। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। चलो बहुत अच्छी बात है। नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिखा जा सकता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बटे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बटे ऐसा लिखा जा सकता है ना? कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए तो इसको, एन हो गया, ये के हो गया और टी हो गया, ऐसा लिख सकते हैं ना? ये क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। नहीं, एक मॉलिक्यूल्स का मास कितना है? 1 मॉलिक्यूल्स m है ना। तो बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकाला जा सकता है? अगर n को हमें मास में बदलना हो तो क्या कर सकते हैं? एक मॉलिक्यूल बराबर कितना मास है? m। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा? टोटल मास अब बटा में मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। होगा ना जी? एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेगा? टोटल मास बटे, यही ना। तो n की वैल्यू कैसे निकलेगी? टोटल मास, ये टोटल मास अब बटा में टोटल मास बटे m। तो ये n को रिप्लेस करो, है ना। तो क्या लिख सकते हैं? PV इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितना हो जाएगा? टोटल मास बटे टोटल मास बटे एक मॉलिक्यूलर मास नहीं है ये। अरे ये m मॉलिक्यूलर मास है, तो क्या है ये? एक मॉलिक्यूल का मास है। और टोटल मास कुछ होगा गैस का? टोटल मास कुछ होगा ना गैस का, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना, कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? टोटल मास को भागा देगा ना एक मॉलिक्यूल वाला मास से, कि नहीं? अरे मान ले कि उसमें 10 मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल्स का मास 10 ग्राम है, तो 10 मॉलिक्यूल्स का मास क्या ग्राम होगा? 100 ग्राम होगा ना जी। तो भाई टोटल मास हमको पता नहीं है, तो टोटल मास तो कुछ होगा ना। तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकल के आएगा? टोटल मास बटे मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। और 1 मॉलिक्यूल का मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल कितना है? स्मॉल m है। तो भाई तो टोटल मास बटे में मास ऑफ, तो ये हमारा क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकाले हैं? n टोटल मास बाय n। तो लिखे तो क्या हो जाएगा? पीवी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेगा? टोटल मास बटे टोटल मास अब बटा में m, आई इंटू में कितना? kT। kT। और हमें निकालना है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगा? टोटल मास ऑफ गैस अब बटा में क्या होगा? बटा में, अरे डेंसिटी कैसे निकलता है? टोटल मास बटे वॉल्यूम। तो ये हो गया टोटल मास। अब वॉल्यूम से भागा दो, ये मास को किधर लेके चले आओ? इधर लेके चले आओ। तो लेके आओ इधर, इसको इधर लेके आ जाओ। तो P इंटू में m, इधर क्या लिखेगा? टोटल मास अब बटा में कितना? वॉल्यूम। और K इंटू टी, यही ना डेंसिटी हो गया। तो कितना हो जाएगा? P इंटू एम अब बराबर रो इंटू में, तो रो की वैल्यू PM बाय KT, यही हो जाएगा आंसर। बस ये समझना है यहां पे, है ना। यही एक समझने वाला पॉइंट्स है
कि सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप कैसे निकालिएगा, तो हमको कैसे निकालना है, टोटल मोल कितना माने थे क्वेश्चन में, n, तो कुछ मास भी तो होगा ना n मोल का, तो टोटल मास कितना मान लिए, हमको माने नहीं है, m नहीं मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते हैं, क्योंकि पहले से ऑलरेडी स्मॉल m दिया हुआ है, और कैपिटल m क्या होता है, मोलिकुलर, तो इसलिए मान नहीं सकते, इसलिए हम उसको लिख दिए, क्या लिख दिए, टोटल मास रहने दे, है ना। टोटल मास को जब स्मॉल m से भागा देंगे तो क्या निकल के आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहां रखेंगे तो आंसर आ जाएगा, तो यही हो जाएगा आंसर। 12 है ना, 12 भी ने पूछा है जी। मास ऑफ हीलियम इन ग्राम रिक्वायर्ड टू फिल ए 4 लीटर बैलून टू ए प्रेशर ऑफ, देखो तो हीलियम है गैस, इसका मास तुम्हें पता करना है, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ हीलियम का, वॉल्यूम ऑफ बैलून कितना दिया हुआ है जी, 4 लीटर है, प्रेशर कितना है 1.1 atm है, और टेम्परेचर कितना है, यार ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 4 लीटर का मतलब कितना हो बताओ, 1 लीटर का मतलब कि 10 के पावर -3 मीटर क्यूब, तो 4 का मतलब 4 इंटू, अरे 1 लीटर का मतलब क्या होता है 10 के पावर, पता है ना बउआ, 1 लीटर इज इक्वल टू 10 के पावर -3 मीटर क्यूब, 1/1000 यार मीटर क्यूब। चलिए 1 एटमॉस्फेरिक, 1 atm का मतलब पता है ना कितना, 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना पता, तो लिख देंगे यहाँ पे 1.1, कितना जाएगा 1.1 गुने 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 32 डिग्री सेंटीग्रेड बोले थे ना केल्विन बदलने के लिए टेम्परेचर को, कि नहीं बोले थे, अरे बोलो यस सर, तो बताओ सर 32 का मतलब 273 अब प्लस 32, बोलो सर 305, क्या चीज केल्विन। अब देखो क्वेश्चन में मोल निकालना है कि मास निकालना है, बोलो, अरे क्वेश्चन में मोल निकालना है कि मास निकालना है हीलियम का, तो फॉर्मूला m वाला लगाएगा कि n वाला लगाएगा, n वाला फॉर्मूला लगाएगा, P इक्वल टू nRT लगाएगा कि P इक्वल टू mRT लगाएगा, mRT। अच्छा m है तो यूनिवर्सल की कैरेक्टरिस्टिक है, आए क्या बात है, तो बताओ तो एक काम करो, m निकालना है ना, तो एक P भी बराबर m रहने दे, इसकी वैल्यू बोल, R यूनिवर्सल बटे m, ये किसका मोलिकुलर मास है, ये किसका मोलिकुलर मास है, अरे ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, हीलियम का, तो सोच क्या रहा है भाई, गैस जब हीलियम दिया तो हीलियम का मोलिकुलर मास है, तो m निकालना था मास, तो m कैसे निकलेगा बताओ, m इक्वल टू P इंटू भी, इंटू में बटा में नीचे, इंटू में T, हाँ है ना। अब चल सुन इधर ध्यान से, प्रेशर कितना है क्वेश्चन में, बहुत अच्छा, वॉल्यूम कितना है क्वेश्चन में है, अच्छा, R की वैल्यू 8.31 याद है ना, P का मान कितना है, तो एक काम करो लिख दो, P का मान कितना लिख दूं 1.1 इंटू 10 के पावर 5, अब वॉल्यूम की जगह पर 4 गुना 10 के पावर -3, हीलियम का मोलिकुलर मास 4, अब बटा में R की वैल्यू 31, P का वैल्यू, ये आंसर क्या चीज में आएगा बउआ, केजी में, आंसर क्या चीज में आएगा केजी में, इसको बदलना क्या चीज में है, क्या करेंगे ग्राम में बदलने के लिए, 1000 से गुना कर दीजिएगा, आ जाएगा ग्राम में आंसर, क्लियर है, कोई दिक्कत, अरे बोलो, अरे सब एसआई यूनिट लिए हैं, तो मास भी एसआई यूनिट में आएगा, केजी में आएगा, लेकिन क्वेश्चन का आंसर क्या चीज में लिखना है, ग्राम में लिखना है, तो लिख लोगे ना ग्राम में कि नहीं, अब कैलकुलेशन गुना भागात करना पड़ेगा ना तुमको, कर लेना, उतार लो, कने है जी,
16 क्या है बउआ? 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन जी। 1 मोल ऑफ ए गैस ऑक्युपाइज ए वॉल्यूम, एन का वैल्यू कितना है? 1। वॉल्यूम कितना है बउआ? 100 ml। 100 ml का मतलब कितना? 1000 गुने 10 के पावर -3, नहीं, अब फिर गुने 10 के पावर मिलीलीटर। तो पहले 10 के पावर 3 लिखेंगे माइनस में तो लीटर में होगा, अब फिर 10 के पावर -3 लिखेंगे तो मीटर क्यूब हो गया। हुआ ना बउआ? चलिए बहुत अच्छी बात है। प्रेशर 50 mm ऑफ Hg, मतलब बउआ 50 mm है। तो क्या बताए थे? बताने के लिए सिखाए थे ना 760। हाँ वेरी गुड। तो 760 mm का मतलब तो 50, तो कितना? 50 गुने 760 और गुना में 10 के पावर, इतना हो गया। अरे 50/760 और गुना में 10 के पावर 5, बदल दिए ना प्रेशर को मीटर क्यूब में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। The volume occupied by 3 mole of gas at 100 mm pressure and at same temperature is। आप बोल रहा है ये तो हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल एंड द वॉल्यूम भी पता करना है। एन की वैल्यू कितना है? 3 है। और प्रेशर कितना है बताओ? कितना है जी? हंड्रेड mm। तो 100 mm का मतलब कितना हो गया? यही ना? तो अब इसका 1 मोल ऑफ ए गैस ऑक्युपाइज ए वॉल्यूम ऑफ 100 ml एट 50 mm प्रेशर। चलो बहुत अच्छी बात है। द वॉल्यूम occupied by 3 mole of gas at 100 mm pressure and at same temperature is। तो निकालो ना जी, इसमें क्या दिक्कत हुआ? आए नहीं निकलेगा क्या? खत्म। तो निकालेगा तब ना सब। चलिए टेम्परेचर कांस्टेंट है जी। अरे टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। और क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो पहले पीवी बराबर क्या होता है? एनआर टी। ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। क्या हो जाएगा? पीवी बटा एन बराबर कितना? पीवी बटा एन बराबर कितना हो गया? हो गया कांस्टेंट। बोले कैसे सर? तो देखना टी का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, और आर तो पहले से कांस्टेंट होता है। तो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, तो एन को इधर भागा दे दे। तो पीवी बटा एन बराबर कितना? कांस्टेंट। तो ऐसे लिख दो हेंस। सर लिखिए ना P1 V1 बटा N1 बराबर P2 V2 बटा N2। हाँ है ना? अरे बोलो अब गधा। ये देखो, ये हो गया N1, ये हो गया V1, ये हो गया P1, और इधर क्या हो गया? V2 N2 रखेगा, क्या निकल जाएगा? V2 निकल जाएगा। खत्म है ना? आए क्या बोल रहा है? क्या सजेशन दे रहा है? चलिए तो अब हम निकाल दे कि निकाल लोगे V2? चलो V2 यहां से निकालना है, तो इधर एक भागा देते तो V2 बराबर क्या लिखेंगे बताओ मेरे को? P1 V1 इंटू N2 अब बटा में N1 इंटू। इसमें जानता है सबसे बड़ा खुशी क्या है तुम्हारे लिए? बोलो पता है? क्योंकि प्रेशर भी रेशियो में है और वॉल्यूम भी।
अरे वॉल्यूम नहीं रेशियो में है, वॉल्यूम डायरेक्ट ml में निकल जाएगा, तो यूनिट भी नहीं चेंज करोगे तो काम चल जाएगा नहीं, क्योंकि P1 V1 N1 बराबर P2 V2, जो यूनिट इधर वही यूनिट, इधर ऐसा इधर ऐसा, इधर सीजीएस इधर भी, तो जरूरत नहीं है बदलने का। तो बहुत अच्छा हो गया तुम्हारे लिए, तो ये आराम से हम बोले तुमको ये ऐसा ही डायरेक्ट पुट कर दे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर। P1 कितना दिया था 50, डायरेक्ट 50 पुट कर। V1 कितना दिल है कने है, V1 यहां पे कितना है 100, डायरेक्ट पुट कर। N2 नंबर ऑफ मोल दूसरा काम कितना दिल है 3, डिवाइडेड बाई N1 कितना है 1, अब P2 दूसरा काम प्रेशर कितना है 100 है, तो ई वाला 100 गया 50 दिया, 150 ml डायरेक्ट, क्योंकि वॉल्यूम ml में, तो ये भी क्या चीज में आ जाएगा ml में है ना, लो ये बदलने का भी जरूरत नहीं है, बिना बदले ही और आसानी से आ गया। थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है कि क्या दिया हुआ है और कौन सा इक्वेशन लगाना है, ठीक है ना। चलिए हो गया, उतार लिया। 19 क्या है, इन द VT डायग्राम, अच्छा तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायग्राम तो दिया हुआ है ना जी, V और T है, और क्या है, अच्छा ओके, दो गो ग्राफ है, ये P1 है और ये P2 है। आइए देखो तो एंगल कौन सा है बता सकता है, ये θ1 है क्या, और ये वाला क्या है θ2 है, तो P1 P2 में रिलेशन मारेंगे इतना मार, ये थीटा स्लोप नहीं है, अरे थीटा स्लोप है कि नहीं है, अरे थीटा क्या है स्लोप है ना, आई क्या है भी, और ये स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन बताओ, स्लोप ऑफ लाइन बताओ क्या होगा, V बटा T लिख सकते हैं ना कि नहीं, तो V बटा T स्लोप हो गया, तो tan θ1 बराबर V बटा T, और tan θ2 इज इक्वल टू V1 बटे T1, और दूसरा में V2 बटे T2। अच्छा आइए बताओ तो ये किसके बराबर है, VT क्या होता है, PV बराबर PV T बराबर क्या होता है, अरे PV बटे T बराबर क्या होता है कांस्टेंट, तो V बाई T कैसे लिखेंगे, V बाई T बराबर C बटा P, इनवर्सली हो गया क्या, अरे इनवर्सली हो गया क्या, तो इसके tan θ1 की जगह पर कितना 1 बटे P1, इसके जगह पे 1 बटे P2, कौन सा एंगल ज्यादा है θ1 की θ2 ना, तो tan में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहां लिख देंगे डायरेक्ट कि सर θ2 बड़ा है किससे, इसलिए tan θ2 बड़ा है किससे, tan थीटा, यानी ई वाला बड़ा है, सॉरी ई वाला बड़ा है और ये छोटा है, तो ये बड़ा कब होगा, जब ये क्या होगा छोटा होगा ना, इनवर्सली है। अरे tan θ2 ज्यादा है tan θ1 से, तो इनवर्सली डायरेक्टली है, इनवर्सली है, तो क्या लिखेगा इसके जगह पर, P2 इज लेस देन कि ग्रेटर देन, P2 इज ग्रेटर देन कि लेस देन, उल्टा ना, क्यों उल्टा, क्योंकि tan थीटा और P क्या है इनवर्सली है ना, खत्म। ऐसा बताए हुए हैं, आप कॉपी देखो पीटी का ग्राफ VT का ग्राफ, सब में स्लोप लिखवाए हैं, नहीं लिखवाए हैं, अरे लिखवाए हैं, आप पूछ के हाजिर है। इस क्या है, टू नॉन रिएक्टिव मोनोएटॉमिक आइडियल गैसेज हैव देयर एटॉमिक मासेज इन द रेशियो, एटॉमिक मासेज का मतलब M1 और M2 का रेशियो ना, एटॉमिक मास का मतलब क्या M1 और कितना है रेशियो 2:3 है, बोलो बहुत अच्छी बात है। आगे द रेशियो ऑफ दियर पार्शियल प्रेशर व्हेन इनक्लोज इन ए वेसल, P1 बटे P2 का रेशियो, पार्शियल प्रेशर ही हुआ ना, P1 और P2 कितना है, कितना है, और टेम्परेचर क्या है, अरे टेम्परेचर क्या है
कांस्टेंट है, रेशियो ऑफ दियर डेंसिटीज। अच्छा, इसको ना मैं तो दो तरह से बना हो सकता हूं अभी फिलहाल। देखिए कंटेनर है, इसमें कई तरह का गैस है, दो तरह का, 1 और 2। अब सर दोनों का टेम्परेचर क्या है सर? सेम है, लेकिन वॉल्यूम दोनों का क्या है? अलग अलग है। और क्या अलग अलग है? आए? हाँ, मास भी क्या है? अलग अलग है। प्रेशर भी क्या है? लेकिन टेम्परेचर, एक काम कर, वी नो P1 बराबर लिख सकते हो, अरे सही लिखे, कुछ गलत नहीं लिखे हैं, ठीक है ना कि नहीं? और हम चाहें तो ये काम करते हैं, इसको वही बोले हम शॉर्टकट इसको बना सकते हैं, ठीक है? एक तो ये जो हम दोनों मेथड से बनाते हैं, एक तो ये ऐसा लिख सकता है, एंड P2 बराबर क्या लिख सकता है? किसका डेंसिटी? दूसरा का। और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बता एटॉमिक मास इनटू में, याद है ना डेंसिटी जब यूज करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक होता था ना, कैरेक्टरिस्टिक कैसे लिखते थे? यूनिवर्सल बटा एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, नहीं तो R बटे M1 है, यहां पे R बटे यूनिवर्सल सबके लिए क्या होता है? सबके लिए क्या होता है याद? अब चलो यहां पे इसका यहां पे शॉर्टकट लिख देते हैं। देखो तो हम लोग जानते हैं क्या, ऐसे देखो इधर सर, P बराबर रो R यूनिवर्सल बटा T, सॉरी ऐसा लिख सकते हैं क्या? बोलो, इधर देखो सब लिख सकते हैं, इसको इधर भेजो, यही लिख सकते हैं क्या? बोलो यार, PM बटा रो बराबर R इंटू, ये कौन सा गैस कांस्टेंट? यूनिवर्सल। क्यों? क्योंकि मास को अलग कर दिए हैं, मॉलिक्यूलर मास को अलग कर दिए हैं, और ये क्या है? कांस्टेंट है ना, तो दोनों क्या हो गया? कांस्टेंट। तो क्या बचा? PM बटा रो बराबर कितना? कांस्टेंट। तो लिख, तो बताओ क्या लिखेगा? P1 M1 बटा में रो1 बराबर P2 M2 बटा, हमें किसका रेशियो निकालना है? रो1 और, कैसे निकालेंगे? रो1 को इधर भेजते हैं और इसको इधर भेजते हैं, अरे बोलो, तो इसको उधर भेजो और इसको इधर भेजो, तो इधर ऊपर जाके कितना हो जाएगा? रो1 बटा रो2, और ये कितना है? P1 M1, तब P1 M1 और नीचे में क्या हो जाएगा ये आकर के? P2 और, तब P1 बटे P2, P1 बटे P2 तो दिया हुआ है ना, कितना? 4 बटा 3, और M1 बटा M2 मोलिकुलर मास दिया हुआ है ना, कितना आ गया हो? 8 बाय, यहां से निकाल लो, या फिर दोनों का डेंसिटी को क्या कर दो? भागा दे दो, तो बात तो ही आएगा ना। चलो खत्म, निकल जाएगा ना जी, सबसे निकल जाएगा, हमको पता है। अभी अभी और 2 मेथड से निकलेगा ये, अरे अभी और 2 मेथड से निकलेगा ये, क्या करें? क्या फायदा? क्या फायदा है? क्या? बस इतना मेरा कहने का मतलब है कि कॉपियां पढ़ लेगा ना तो सब क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं पढ़ेगा तो हमारी गलती नहीं रहेगी। इसलिए मेरे को मत बोलना कि नहीं बन रहा है क्वेश्चन।